नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जिन शख्सियत की या जिस शख्सियत की आज इस चर्चा के अंदर मैं बात करने वाला हूँ या वार्तालाप करने वाला हूँ, उस शख्स के बारे में मैं पिछले 20-25 दिनों से अपने अध्ययन कर रहा था और अलग अलग सोर्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो शख्सियत है जिसकी आज अभी हम चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में जो अलग अलग राइटिंग्स या इनकी जो आत्मकथा थी उसको अध्ययन करने की मैंने कोशिश की और उस अध्ययन करने के बाद, एक ठोस अध्ययन करने के बाद आज के आपके सामने जो एक सार्थक चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज की इस चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहने वाला है, हमारा भारत निर्माता, संविधान निर्माता या भारत रत्न डॉक्टर वी आर अंबेडकर के बारे में आज की इस चर्चा के अंदर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। और हालांकि डॉक्टर वी आर अंबेडकर के ऊपर अलग अलग पहलुओं के हिसाब से अनेकों अनेक घंटे उस पर चर्चा हो सकती है, परंतु आज की इस चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेगा डॉक्टर वी आर अंबेडकर के ऊपर कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर इतिहास का सबसे महानतम व्यक्ति क्यों। ठीक है कि डॉक्टर वी आर जो अंबेडकर थे वो इतिहास के सबसे महान व्यक्ति क्यों हैं। हालांकि डॉक्टर वी आर अंबेडकर उनका नाम था, उनके नाम के साथ साथ ये जो नाम था, इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ उनके माता का नाम भी जुड़ा, उनके पिताजी का नाम भी जुड़ा और उनके गुरु का नाम भी जुड़ा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 के अंदर 1891 के अंदर हुआ था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर होती है। इनका जो जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश है, उस समय का सेंट्रल प्रोविंस के अंदर हुआ था। उनकी जो पत्नी का नाम था वो रामाबाई था। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, अपने माता पिता के क्या है, मतलब सबसे छोटे संतान थे। उनके माता पिता के क्या कुल 14 बच्चे थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14वें बच्चे थे। मतलब अपने भाई बहनों में क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या सबसे छोटे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित समाज के अंदर पैदा हुए, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का या उनका सौभाग्य हम कहें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो पूर्वज थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो पिता थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या है एक सूबेदार के रैंक पे थे। और जो सूबेदार था एक ऑफिसर रैंक होता है, कमीशन रैंक होता है। और इसलिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हालांकि जिस समाज से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंध रखते थे उस समाज को क्या है स्कूल जाने की या पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सूबेदार के बेटे थे, जिस कारण क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या स्कूल जाने का जो रास्ता उनको खुल गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एमए किया, पीएचडी की, यूएसए के अंदर या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी की, पीएचडी की, डीएससी की डिग्री ली। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने अनुभवों के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब पहली बार स्कूल गए तो जब, हालांकि डॉक्टर हमने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज से संबंध रखते थे उस समाज के व्यक्तियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सूबेदार के पुत्र थे और सूबेदार के पुत्र होने के नाते उनको स्कूल जाने का मौका मिला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद वेटिंग फॉर अ वीजा के अंदर जो उनकी आत्मकथा है, जिसके अंदर कुल 6 अध्याय है या इंग्लिश के 6 वॉल्यूम है और सारे के सारे 6 जो अध्याय है उसका मैंने अध्ययन किया है। उन 6 अध्यायों में से जो 4 अध्याय है, जो 4 चैप्टर हुए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं अपने अनुभव बताए और अन्य 2 चैप्टर्स के अंदर उसने बाकियों के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बाकियों के अनुभव बताए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो स्कूल का जो पहला दिन का एक्सपीरियंस ये रहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब स्कूल गए तो जब वो स्कूल पहुंचे तो बाकी के जो बच्चे हुए अपने कक्षा से, अपने क्लास से खड़े हो गए,
क्योंकि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बैठने से क्या कुरेज कर रहे थे या उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस स्कूल के अंदर क्या है, सारे के सारे जो व्यक्ति थे वे क्या है, स्वर्ण जातियों के व्यक्ति थे या वे दलित वर्ग के व्यक्ति बच्चे नहीं थे। यहाँ तक कि जो स्कूल के अंदर जो अध्यापकों का जो बर्ताव हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ अच्छा नहीं रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद ये कहते कि हालांकि स्कूल के अंदर ये व्यवस्था जरूर करेगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को वहाँ बिठाया जाएगा जहाँ पे बाकी जो बच्चे हैं अपने जूते खोलते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है, स्कूल के या दरवाजे के पास उनको बैठना पड़ता था, ताकि जहाँ पे जो बाकी बच्चे वो अपने जूते खोलते थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी दरी पे बैठते थे। और वो जो दरी होती थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही होती थी जिसको वो घर से लाते थे, और जब वो स्कूल से घर जाते थे तो दरी को समेट कर क्या हुआ है, अपने बैग में डाल के उसको ऑफिस ले जाते थे, ताकि कोई दूसरा जो विद्यार्थी है उस दरी के ऊपर बैठ ना सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के अंदर ये कहते हैं कि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जो शिक्षकों का जो व्यवहार है उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। जब विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछा जाता था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि बाकी बच्चों को वह प्रश्न नहीं आता था, परंतु जैसे एक बार अध्यापक ने ऐसे क्लास के अंदर पूछ लिया था कि 5+3 कितने होते, तो ये जो सवाल है बाकी विद्यार्थियों को नहीं आ रहा था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पीछे हाथ उठा के ये कहते हैं कि सर 5 और 3 8 होते हैं, परंतु टीचर बार बार उनकी बात को इग्नोर करते रहते थे। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद अपनी आत्मकथा के अंदर कह रहे। हालांकि बाद के अंदर जो उनके एक शिक्षक हुए जिन शिक्षक की वजह से, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अम्बेडकर नाम अपने शिक्षक की वजह से जोड़ा था, और उन शिक्षक के क्या हुए ताउम्र क्या है बहुत रेडी रहे, क्योंकि उन शिक्षक ने क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो एक ब्राह्मण वर्ग के शिक्षक थे, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बुद्ध की जीवनी दी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं ये कहते अपनी जीवनी के अंदर क्या है कि वह मेरे जीवन का क्या टर्निंग पॉइंट था। यहाँ तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या स्कूल के अंदर संस्कृत की भाषा नहीं पढ़ने दी गई, क्योंकि जो संस्कृत की भाषा ये माना जाता कि जो संस्कृत की जो भाषा है उसके ऊपर सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पर्शिया लैंग्वेज या पर्शिया भाषा को पढ़ना पड़ा। इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या है आरंभिक जीवन रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक पारसी उनका बहुत अच्छा मित्र था जिनका नाम नवल था, और नवल था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या लाइफ टाइम उनका फ्रेंड रहा। और नवल ये कहता है कि हर व्यक्ति का जो जन्म वो बड़ा व्यक्ति बनने के लिए नहीं होता, महान व्यक्ति बनने के लिए नहीं होता, परंतु हर एक जो दोस्त है या जो महान व्यक्ति बनने के लिए क्या है, कुछ एक व्यक्तियों का जो हाथ है वो उस व्यक्ति को महानता बनाने के लिए रहता है। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है 1913 के अंदर क्या है, जो बड़ौदा के गायकवाड़ एक खानदान का नाम है जिनका नाम था रामाजी राव तृतीय ने उनको क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दी थी। और स्कॉलरशिप के उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पर मंथ हर महीने 25 रुपये जो स्कॉलरशिप थी वह बड़ौदा के गायकवाड़ के रामाजी राव तृतीय ने स्वीकार की थी, जिस कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है पढ़ने के लिए विदेशों के अंदर क्या जाने का मौका 1917 के अंदर ये जो स्कॉलरशिप थी वो खत्म होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जून 1917 के अंदर क्या है वापस भारत आना पड़ा, और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस शिप से वापस भारत आ रहे थे उस समय एक अफवाह ये भी फैली कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस शिप से भारत आ रहे उस शिप्स को क्या समुद्र में ही डुबा दिया गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दूसरे शिप से आ रहे थे, परंतु जिस शिप को समुद्र के अंदर डुबो दिया गया था उस शिप के अंदर क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक से थी। एक अच्छी बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस शिप में नहीं बैठे थे जिस शिप को डुबा दिया गया था, और बुरी बात यह कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बहुत सारा जो लिटरेचर साहित्य था उस शिप के अंदर रहा जिस शिप को डुबा दिया गया था, ठीक है। परंतु 1918 के अंदर जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टीफन मुंबई कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनते हैं, और बाद में के अंदर वो जो गायकवाड़ के जो शासक थे उनके सेना के सचिव बनते हैं, सेना के मुख्य सचिव बनते हैं। और आज के समय के अंदर एक जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है वह भी बड़े मुश्किल से क्या है किसी विभाग का मुख्य सैन्य सचिव बन पाता है, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है उस पद तक पहुंचे थे।
परंतु इसके बावजूद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज से आते थे उस समाज के व्यक्तियों को क्या समाज के अंदर क्या है वे गरिमा वे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये अपनी ये सारी की सारी जो बातें वो अपनी आत्मकथा बेटिंग फॉर अ वीजा के अंदर वे कह रहे हैं। परंतु बहुत सारी जो बातें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है या उनकी लेखन या अलग अलग उन्होंने जैसे मूकनाय का साप्ताहिक पत्र उन्होंने चलाया या उन्होंने बॉम्बे सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए और बाद में हुए बंगाल की सीट से मुस्लिम लीग की मदद से विजय हुए या उन्होंने जो लंदन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके अंदर भाग लिया या उन्होंने पूना पैक्ट की बात हो या बाकी तरह से क्या हुआ लेबर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया हो या हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर या जस्टिस मिनिस्टर के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला हो, ये बहुत सारी जो बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ रही। परंतु यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इस आधार पे हमने एस्टिमेट करना या उनको किसी कंक्लूजन पर पहुंचाना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे इतिहास के सबसे महानतम नेताओं में से किस तरह महान थे, तो मेरी नज़र के अंदर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महान नेता थे, एक शानदार नेता थे। और मैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो तुलना हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से करता हूँ, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी अमेरिका के समाज के लिए वह सारा क्या कि जो जैसा जो काम है भारत के समाज के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। यदि अमेरिकी समाज के अंदर अब्राहम लिंकन ना होते तो जैसा आज के समय के अंदर अमेरिका हमारे सामने मौजूद है, शायद ऐसा अमेरिका आज के समय के अंदर ना होता। कहने को तो जो अमेरिका था 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और वहाँ संविधान के अंदर क्या समानता का अधिकार दिया गया था, परंतु दरअसल के अंदर क्या है वहाँ पे जो समानता है वह गौरव व्यक्तियों को मिली थी या श्वेत व्यक्तियों को ही व्यवहारिकता के अंदर ये समानता मिली थी। और अमेरिका के अंदर क्या दास प्रथा थी, तो दासों ने ये आवाज़ उठाई यदि संविधान के अंदर समानता लिखा हुआ है तो जो काले व्यक्ति है जो श्वेत व्यक्ति ने उनको दास क्यों बनाया जा रहा है। और इसकी जो कीमत ये थी कि उसके 90 साल बाद क्या है अब्राहम लिंकन ने क्या जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए वे इस बात पे अड़े रहे कि आश्वेत व्यक्तियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, आश्वेत व्यक्तियों को भी दासता से मुक्ति मिलनी चाहिए, आश्वेत व्यक्तियों को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि उस समय में भी अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन के खिलाफ बहुत सारे व्यक्ति हुए, परंतु अब्राहम लिंकन इस बात पे डटे रहे कि अमेरिका के अंदर क्या आश्वेत व्यक्तियों को भी मानवता होने के नाते क्या है वे सारे अधिकार या समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए जो कि बाकी व्यक्तियों को मिल रहा है। और बड़ी जद्दोजहद के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के संविधान के अंदर 13वां संवैधानिक संशोधन करवाया और 13वें संवैधानिक संशोधन के तहत क्या है अब्राहम लिंकन ने क्या है अमेरिका के अंदर क्या दास प्रथा को क्या समाप्त करवाया, जिसकी कीमत अब्राहम लिंकन को ये चुकानी पड़ी कि बहुत उसके कुछ ही समय के बाद क्या अब्राहम लिंकन की क्या है हत्या कर दी। हालांकि अब्राहम लिंकन की हत्या जरूर हुई, परंतु अब्राहम लिंकन ने अपने जान की आहुति देके या अपने प्राणों की आहुति देके अमेरिका के एक बहुत बड़े समाज को क्या है मुक्त करा दिया था या उनको मानवता होने का एहसास दिला दिया था। अंबेडकर की जिंदगी के अंदर भी क्या है अंबेडकर साहब भी यही कहते थे कि ये जो ज़िंदगी है वो लंबी नहीं होनी चाहिए बल्कि ज़िंदगी क्या है महान होनी चाहिए। और महान ज़िंदगी होने का मतलब ये नहीं कि या कि हम सफल कितने हुए, सफल होना तो अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात है। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों से या अपने लिए सफल होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो उसका योगदान है अपने लिए या अपने परिवार के लिए। परंतु जो व्यक्ति क्या है अपनी सफलता के साथ साथ क्या है समाज के तमाम व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या माना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के वे मेंबर थे, वे सदस्य थे जो कि उन जैसा जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति हुए पूरे संविधान सभा के अंदर हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी 3 कर रखी हो, एक ऐसा व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने हमारे देश का इतना खूबसूरत जो संविधान है वह हमें दिया या संविधान के अंदर, परंतु कुछ एक व्यक्ति तो ये कहते हैं कि संविधान के अंदर जो उनकी भूमिका थी वह
छोटी थी क्योंकि उन्होंने से क्या है, संविधान को लिखा नहीं था बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति की क्या है, अध्यक्षता की थी। ये बात सही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, जिसकी जो स्थापना थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और प्रारूप समिति के अंदर क्या कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के एक सदस्य थे कृष्णमाचारी। केडी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा के अंदर ये वक्तव्य दिया और आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि संविधान सभा के अंदर क्या कुल 7 मेंबर थे। उनमें से एक ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, एक दो दिल्ली के बाहर रहते थे, एक बीमार पड़ गया, एक ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद दूसरे को लाया गया। परंतु दरअसल के अंदर क्या है, जो प्रारूप समिति की या संविधान की सारी जो जिम्मेवारी थी एक ही व्यक्ति के पास थी, उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब इतने जिसने हमारे देश का इतना खूबसूरत संविधान लिखा, उस व्यक्ति का सम्मान करना क्या हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। परंतु आज के समय के अंदर समाज के बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर ये धारणा बन चुकी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित समाज के नेता थे, जो मेरे हिसाब से क्या है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ दलित समाज के नेता थे, वो क्या है, आज शिक्षा का शिकार है, उनको क्या है, अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। आज की इस चर्चा के अंदर क्या हम इन सभी शंकाओं को क्या है, आपकी मिटाने की जरूर कोशिश करेंगे। आपको बता दूं मैं कि इस चैनल्स का जो हमारा माध्यम है, मतलब यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है उनकी तैयारियां करवाना रहता है। परंतु आज की जो चर्चा है, देश दुनिया के कोई भी व्यक्ति क्या जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बारे में जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सच में यदि महान थे तो उसके पीछे क्या कारण रहे। और समाज के लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है दलित समाज के नेता थे। दरअसल के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना केवल दलित समाज के नेता थे बल्कि वह पूरे समाज के आद्य पूरे दुनिया के नेता थे। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर गहरी चर्चा हो सकती है, कई घंटों चर्चा हो सकती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आज़ादी के आंदोलन क्या, आज़ादी के अंदर किस तरह का योगदान था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महात्मा गांधी से क्या संबंध थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या मार्क्सवाद से क्या संबंध था, ठीक है, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बौद्ध से या बौद्ध धर्म से क्या संबंध था। ये कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर क्या कईयों घंटे तक चर्चा हो सकती थी। डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर थे वे कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाहर भी आज हम बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क जो यूएसए के अंदर है, वहाँ की विश्वविद्यालय के अंदर एक सुंदर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति की प्रतिमा लगी है, वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। और उस प्रतिभा के नीचे ये लिखा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे अभी तक के शानदार विद्यार्थियों में से सबसे शानदार विद्यार्थी रहे। अब आप सोच के देखिए जरा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एक ही व्यक्ति की प्रतिमा लगी है, वहाँ कोई उनके नेताओं की प्रतिमा नहीं लगी, बल्कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एक ही व्यक्ति की प्रतिमा लिखी है, उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब सोचकर देखिए, वे महान हस्ती जहाँ जहाँ भी पढ़ने गई, उस विश्वविद्यालय ने ये माना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक रहे, हमारे शानदार विद्यार्थियों में से एक रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की विदेशों के अंदर इतनी ख्याति हो, इतना पढ़ा लिखा हो, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भारत के अंदर जो बर्ताव हुआ, इस तरह का बर्ताव क्यों रहा, आज हम इस गलतफहमी को भी तोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि दलित समाज के जो व्यक्ति है उनकी जो स्थिति थी वैसी वैसी जरूर रही होगी जैसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी, परंतु ऐसी स्थिति नहीं होगी जैसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय थी। क्योंकि उसका बड़ा कारण ये है कि आपसे जो पहले दलित समाज से जो पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो चुके थे। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते तो आज भी जो दलित समाज की जो स्थिति थी वह उससे भी शायद बदतर होती। यदि दलित समाज की जो आज स्थिति बेहतर है तो उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हालांकि जो दलित समाज के जो व्यक्ति थे, बहुत से मामलों के अंदर जो उनकी जो जिंदगी थी वह मानव जैसी तो नहीं थी, परंतु कुछ एक परिस्थितियों के अंदर या कुछ एक मामलों के अंदर तो उनकी जो जिंदगी थी वह पशुओं से भी बदतर थी। ठीक है, इसलिए उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का मुख्य रूप से योगदान है, उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इनसाइड
एशिया के एक बुक के जो विदेशी लेखक थे जिनका नाम था जॉन गुटर। और जॉन गुटर थे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समकालीन लेखक थे। वे लिखते कि 1938 में वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घर गए। और जब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घर गए तो लाइब्रेरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घर की लाइब्रेरी देखी और वे लाइब्रेरी में जाके बुक्स को गिनने लगे। वे कहते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 1938 में लगभग 8,000 बुक्स थी। और 6 दिसंबर 1956 को जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई, उस समय उनके पास क्या है 35,000 बुक्स थी। और जॉन गुटर अपने लेखन के अंदर ये कहते हैं कि मैं जिस बात से सबसे अधिक प्रभावित रहा वह था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास इतनी अधिक बुक्स थी। वे लिखते हैं कि मैं क्या है, हमने ये सुना कि जो ग्रीक फिलोसफर हुए हैं, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर के बारे में उन्होंने सुना है कि उन्होंने एक व्यक्ति हुआ है जो कि अपने जीवन काल के अंदर क्या उसने 3,000 किताबें लिखी है। परंतु जो ये 3,000 किताब ये बहुत छोटी छोटी बुक्स थी, कुछ एक जो किताबें थी वे मात्र 3 और 4 पेजेस की या पृष्ठों की रही थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है अपने जीवन काल के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत कम समय मिला। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत अधिक समय मिलता तो आज भारत की जो स्थिति है, जैसी स्थिति है आज भारत इससे कहीं बेहतर या अच्छी स्थिति के अंदर होता यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या अधिक समय मिलता। इसे हम नियति की क्रूरता कहें या कुछ अन्य कहें, परंतु बहरहाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जितना भी जो समय मिला वह क्या है उन्होंने बहुत कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश दुनिया के लिए या मानव जाति के लिए क्या उन्होंने या दलित उत्थान के लिए उन्होंने किया। इसके साथ साथ जो बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इसलिए भी खिलाफ रहते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू समाज के काफ़ी खिलाफ थे या हिंदू समाज से वे काफ़ी नाराज़ रहते थे। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते, यदि ज्योतिबा राव फुल्ले ना होते, यदि आज से 500 साल पहले कबीरदास ना होते या आज से 2000 साल पहले महात्मा बुद्ध ना होते तो दरअसल के अंदर आज हम उस स्थिति में ना होते जिस स्थिति के अंदर आज हम बैठे हुए हैं। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 6 साल के हुए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये सौभाग्य रहा कि वो एक सूबेदार के पुत्र थे और उनके जो पूर्वज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज से थे उस समाज के बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या एक सैनिक के पुत्र थे, एक सूबेदार के पुत्र थे, जिस कारण क्या है उन्हें एक स्कूल जाने का मौका मिलता, ठीक है। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो माता, आदरणीय माता जी थी, उनको ये पता था यदि बेटे को स्कूल के अंदर भेजेंगे तो उनके साथ किस तरह का ही बर्ताव होने वाला है। अब आप जरा सोच के देखिए, जब बच्चे को सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही है उनकी माता जी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऐसे कह रही है, देख भी आज स्कूल के अंदर तेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार होगा, आपको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, आपको इस हिसाब से गालियाँ दी जाएगी। आप सोच के देखिए, आपके सामने बुरा बर्ताव जरूर होगा, इसलिए आपको पहले ही समझा रही हूँ आपके साथ बहुत बुरे बुरे व्यवहार होने वाले हैं, परंतु किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, विद्रोह नहीं करना या विद्रोह करके छोड़ नहीं देना, क्योंकि एक ही रास्ता है यदि आगे बढ़ना है, अपने साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। यदि जिंदगी के अंदर कुछ करना है या कुछ कर पाओगे तो पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी क्या है इस बात को क्या अपने दिमाग के अंदर बिठा दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब स्कूल गया तो पहली बार जब स्कूल के अंदर गया तो पहली बार स्कूल के अंदर कोई दलित समाज का जो बच्चा था वह स्कूल गया तो स्कूल के अंदर ये व्यवस्था की गई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस स्थान पर बिठाया गया जिस स्थान पर बाकी स्कूल के जो बच्चे अपने जूते उतारते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहाँ एक दरी पे बैठना होता था, वह दरी भी वह स्वयं अपने घर से लाते थे और जब छुट्टी स्कूल की होती थी तो उस समय क्या उन्हें वह दरी समेट के अपने बैग के अंदर वापस ले जानी पड़ती थी ताकि दूसरा कोई विद्यार्थी उस दरी पे ना बैठ सके, ठीक है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं अपनी आत्मकथा के अंदर ये कहते हैं या लिखते हैं कि स्कूल के अंदर मेरे साथ किसी भी विद्यार्थी का जो व्यवहार हुआ है बहुत अच्छा नहीं रहता था, या कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ बात नहीं करता था, कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ खेलता नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो खाना वो घर से लाते थे, वो जब खाना खाते तो दीवार के सामने उन्हें मुंह करके खाना खाना पड़ता था। आप ज़रा सोच के देखिए उस व्यक्ति के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ। यहाँ तक कि जो उस स्कूल के जो अध्यापक थे वे भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल के अंदर एक पानी पीने की एक व्यवस्था थी, पानी का एक घड़ा था, परंतु यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्यास लगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस घड़े को छू नहीं सकता था। यदि वो उसको छू ले तो ये माना जाता था कि वह जो पूरा का पूरा पानी क्या है अपवित्र हो जाएगा, और बाकी जो विद्यार्थी उस पानी को फिर नहीं पिएंगे। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि स्कूल का एक जो चपड़ासी है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या दूर से ये पानी देगा, और जिस दिन पियन स्कूल नहीं आएगा या पियन की छुट्टी होगी उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्कूल में पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के अंदर लिखते हैं कि नो पियन नो वाटर। जिस दिन क्या है स्कूल के अंदर पियन नहीं होगा उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो आत्मकथा थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय नहीं छप सकी, वो 1990 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये आत्मकथा छपी, जिसके अंदर कुल 6 अध्याय है, और 4 अध्याय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अनुभव के बारे में ही बताया है, और 2 अध्यायों के अंदर उन्होंने बाकियों के अनुभव बताए हैं। और पहला अनुभव उन्होंने यही बताया, पहला अनुभव वो बताया कि जिस दिन स्कूल के अंदर चपड़ासी नहीं आता था उस दिन अम्बेडकर पानी नहीं पी सकते थे। उन्होंने अपने आत्मकथा के अंदर ये लिखा नो फियर नो वाटर, और पियर नहीं आएगा तो अम्बेडकर साहब को पानी नहीं मिलेगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने क्लास के अंदर प्रथम स्थान पे आते थे, और स्कूल के अंदर ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति क्लास के अंदर प्रथम आता था उसको पहले पायदान के अंदर या पहले नंबर पर बिठाया जाता था। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर ये बात भी लागू नहीं होती थी, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज के से आते थे उस समाज के विद्यार्थियों के उस समाज के व्यक्तियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास ये ऑप्शन भी नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तो पीछे ही बैठना था। 10वीं कक्षा में जब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए तो उनका एक अध्यापक था जिनका नाम था कृष्णा अर्जुन, और उसने क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जिस पुस्तक के अंदर क्या बुद्ध की जीवनी पर क्या है आधारित थी। और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं ये कहते हैं कि मैं उस बुक को क्या पूरी जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाया। और बाद के अंदर जो गायकवाड़ के जो महाराजा ने क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 25 रुपये पर मंथ वजीफा दे के क्या विदेशों के अंदर पढ़ने के लिए भेजा, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन से या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पीएचडी कर डाली। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह क्या है कम समय के अंदर क्या है पढ़ाई करके क्या मौज मस्ती कर सकता था, परंतु मैंने क्या रोज 21 घंटे क्या है पढ़ाई करना चुना, ताकि क्या है मैं वह सारी जो सीमाएं उनको सीमाओं को दूर कर सकूं या उन सीमाओं को समाप्त कर सकूं जो सीमाएं क्या है मेरे समाज के ऊपर है, जो कि सीमाएं क्या है मेरे समाज के ऊपर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 4 साल विदेशों के अंदर है और 4 साल हुए बाद वे भारत आए। तो 4 साल जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है समानता के अभ्यस्त हो ही चुके थे, क्योंकि विदेशों के अंदर अमेरिका के अंदर क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ क्या है असमानता का व्यवहार नहीं होता था। हालांकि वहाँ पे श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव रहता था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ नस्ल के आधार पर भी भेदभाव नहीं होता था। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है समानता के क्या है अभ्यस्त हो चुके थे। ठीक है, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वापिस आया तो उसने बड़ौदा सरकार में क्या सिविल सर्वेंट्स के रूप में या प्रशासकीय सेवक के रूप में काम करना था, क्योंकि पहले ये सहमति हुई थी। ठीक है, और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वापस
मुंबई से बड़ौदा गया, तो जब वो बड़ौदा आया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये लगा कि वे महाराजा का सिविल सर्वेंट्स है, इसलिए क्या है रेलवे स्टेशन पर कोई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेने जरूर आएगा। परंतु मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समाज से रहते थे उस समाज के लोगों को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार या उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। बहरहाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेशन पर उतरे और डॉक्टर अम्बेडकर को ये सोचा कि डॉक्टर कि अब वह ठहरेंगे कहाँ, रात कहाँ काटेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये मालूम था कि हिंदू समाज की जो सराय हैं या हिंदू समाज की जो धर्मशालाएं हैं, हिंदू समाज के जो होटल है, वहाँ उन्हें ठहरने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि उस समाज के जो व्यक्ति थे, जिस समाज से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते थे, उस समाज के व्यक्तियों का हिंदू धर्मशालाओं, हिंदू सराय या हिंदू होटल्स के अंदर ठहरने की अनुमति नहीं होती। और काफ़ी ढूंढने के बाद क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है एक पारसी धर्मशाला मिली। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा के अंदर ये लिखा कि जब वे ये सारी बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखी और मैं भी आपको वहीं से ही बता रही हूँ। काफ़ी ढूंढने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि उसे एक पारसी धर्मशाला मिली और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये उम्मीद जगी कि शायद अब उन्हें वहाँ रहने के लिए क्या है इजाज़त या कमरा मिल जाए, क्योंकि पारसी धर्म के अंदर तो कोई जाति प्रथा नहीं है। बहरहाल पारसी धर्मशाला के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कमरा मिल गया और वो जो कमरा था वो काफ़ी खराब स्थिति के अंदर था। हालांकि शायद का बहुत लंबे समय से वहाँ पे कोई व्यक्ति रहने आया भी नहीं होगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कमरा मिला और वे रहने लगे। परंतु कुछ देर बाद जो धर्मशाला का जो पारसी धर्मशाला का जो केयर टेकर था वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास गुस्से में आता और ये कहता कि आप पारसी नहीं हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं पारसी नहीं हूँ। फिर धर्मशाला का केयर टेकर कहता कि आपने बताया क्यों नहीं। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि आपने पूछा नहीं, जब आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। डॉक्टर उनके बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ, कोई काफ़ी बहस हुई। फिर बाद में ये सहमति बनी जो पारसी धर्म का शाला का जो केयर टेकर था कि कोई बात नहीं, आप रजिस्टर के अंदर कोई पारसी नाम लिख लो और बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोई पारसी नाम रजिस्टर पे चढ़ा के काम चला लिया। उसके बाद जो 11वें दिन जो पारसी युवकों की एक फौज या युवक जोश के अंदर आते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये कहते हैं कि एक अछूत व्यक्ति के द्वारा धर्मशाला में ठहरने से क्या है उनकी जो सराय हैं और उनकी धर्मशाला क्या है अपवित्र हो गई। हुए हथियार लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अंदर तो क्या है ये जो छुआछूत जैसी प्रथा नहीं है। फिर युवक बोले कि ये सब हमें नहीं पता, आप यहाँ से भागो। और आशंका ये थी कि हिंसा हो सकती थी। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है शाम तक का समय दिया गया। जब ऑफिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए तो ऑफिस के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के लिए क्या है अलग से कुर्सी बनाई गई। यहाँ तक जो उनका जो चपड़ासी था, उनका जो पियन था, वह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। उनको फाइलें ऑफिस के अंदर फेंक के दी जाती थी ताकि वो उन्हें छू ना ले। उन्हें पानी दूर से दिया जाता था या पानी की उन्हें क्या है ऑफिस के अंदर क्या है अलग से ही क्या है व्यवस्था की गई थी। अब आप अब आप जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जिसने अमेरिका व लंदन से क्या पीएचडी की और पीएचडी भी एक नहीं पीएचडी तीन तीन की हुई है। और इकोनॉमिक्स में तो पहली बार क्या देश के अंदर पहला कोई व्यक्ति था जिसने इतने गंभीर स्तर पर क्या है इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था या उसका गहना अध्ययन किया था। और इतना ही नहीं, गायकवाड़ के महाराजा के वो क्या हुए निजी सचिव भी रहे थे। ठीक है। और निजी सचिव को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निजी सचिव को भी पत्र लिखा कि मुझे रहने के लिए कब तक मकान मिलेगा। वहाँ से भी कोई संतोषजनक या उत्तर नहीं आया। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दो मित्र थे जो विदेशों से पढ़ाई करके आए थे, एक हिंदू मित्र था और दूसरा ईसाई मित्र था। उसने हिंदू मित्र से बात की कि देख यार कि मुझे क्या है शाम तक धर्मशाला छोड़नी है और मुझे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि कुछ समय आप मुझे अपने घर में
ठहरने की इजाज़त दें या मुझे जगह दें। उसके हिंदू धर्म ने ये कहा कि देख यार, मुझे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे घर के अंदर जो लोग काम करे हुए सारे के सारे लोग क्या है, काम छोड़ देंगे और सारा का सारा खेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो घर के जो व्यक्ति है वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर दूसरे मित्र जो पारसी व्यक्ति था, उस व्यक्ति से, ये सॉरी ईसाई व्यक्ति था, ईसाई व्यक्ति से बात की। उसने कहा कि देख यार, हूँ तो मैं ईसाई, परंतु कुछ समय पहले जो मेरे जो पूर्वज थे या मेरी पीढ़ी थी वे भी हिंदू धर्म से ही संबंध रखती थी, इसलिए आज भी क्या है, मेरे परिवार के अंदर क्या है, हिंदू धर्म रीति रिवाज या समाज के जो रीति रिवाज है वह मौजूद है। इसलिए जो मेरी धर्म पत्नी है इस बात से भटक भड़क जाएंगी कि मैंने आपको क्या है अपने मकान के अंदर क्या है रहने के लिए जगह दी है। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हैं कि जो हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है, जो पारसी के लिए अछूत है वह ईसाई के लिए भी अछूत है। और जब वह बम्बई के सिटनेम जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर बन के गए तो वहाँ भी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो स्टीनेम जो एक प्रख्यात जो विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर है, एक समय तक तो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पढ़ना क्या है इनकार कर दिया था, परंतु बाद में सभी विद्यार्थी क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के क्या बहुत फैन हो गए थे, उनको क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उन्होंने अपना बेस्ट टीचर माना था। ठीक है, परंतु जो टीचर्स का जो बाकी प्रोफेसर्स का जो व्यवहार है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बहुत बुरा रहता था। वहाँ पे एक बार जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने घड़े को छुआ तो घड़े को पवित्र करने के लिए क्या है उस घड़े को ही तोड़ दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि जो ये दुनिया के जो अलग अलग धर्म हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके धर्म में तो क्या है समानता है, तो ऐसा अलग तरह का बर्ताव क्यों। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपनी आत्मकथा के अंदर ये लिखते कि एक बार तो वह नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे, ये उनकी निजी यात्रा थी और अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, और नासिक से औरंगाबाद जाते वक्त दौलताबाद का एक किला पड़ता, और दौलताबाद का जो किला था बहुत प्रसिद्ध था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके दोस्तों का ये मन हुआ कि रास्ते के अंदर दौलताबाद का जो किला है उसको भी जरूर देखें। काफ़ी थक हार के बाद वे दौलताबाद के किले के पास पहुँचे और वहाँ एक पानी का जो कुआं था और बाकी लोग वहाँ पे अपना हाथ मुंह धो रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी अपना हाथ मुंह धोया और उसके बाद कुछ एक जो मुसलमान जो युवक है वह बहुत शोर के साथ वहाँ पे या हथियार के साथ आए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या उनके साथियों से ये कहा कि तुमने हमारे स्थल को क्या बहुत अपवित्र कर दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उन्हें भी समझाया कि मुस्लिम धर्म के अंदर तो क्या है कोई भी जाति प्रथा नहीं है, वहाँ पे तो क्या है सभी लोग क्या है एक समान है। फिर वहाँ कहा कि ये हमें नहीं मालूम, और शंका ये हुई कि हिंसा हो सकती थी, मतलब या मारपीट हो सकती थी, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके साथी क्या है वहाँ से जान बचाकर भागे। और हालांकि बाद के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और उनके मित्रों को क्या किला देखने की क्या है इजाज़त या जरूर मिल गई थी। उसके बाद फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि जो हिंदू ईसाई पारसी के लिए अछूत है वह क्या है मुसलमानों के लिए भी क्या है अछूत है। और अब आप ये सोचकर देखिए कि जिस व्यक्ति को क्या है जो सब व्यक्ति इतनी गाली दे रहे हैं और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, ठीक है, जो व्यक्ति सिटनेम कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वह समाज के जो भीतर है उसके समाज के लोगों को भी क्या है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति मिल जाए। अंबेडकर चाहते तो अमेरिका या लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है एक अच्छे प्रोफेसर बन के अपनी जो ज़िंदगी उसको शानदार रूप से गुजार सकते थे,
और उनके पास काफ़ी ऐसा मौका था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, अपने समाज का वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या पहली बार क्या चौथी कक्षा पास की थी। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये सोचते थे कि मैं अपनी निजी जिंदगी तो बहुत अच्छी तरह से गुजार सकता हूँ, परंतु मुझे अपने समाज में पढ़ने का मौका मिला है, और यदि मैं अपने निजी सुख दुख को भूलकर ईमानदारी से 24 घंटे अपने समाज के विकास को लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरे जो समाज के जो लोग हैं, उनको बेहतर जो ज़िंदगी है वह मिल सके, या मानवीय ज़िंदगी मिल सके, या कई मसलों में तो उनकी जो ज़िंदगी है वह क्या है कि जानवरों से भी, पशुओं से भी बेहतर है। इसलिए मेरा ये बोधिसत्व जो शब्द है वह भी ऐसे व्यक्तियों के लिए बना है। बोधिसत्व का मतलब होता है कि जैसे महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि जो उनको जो मोक्ष मिल गया था, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है, और महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिनको जीते जी मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब था कि अब वह जीवन मरण के चक्र से क्या पूर्ण तरह से आज़ाद है। परंतु महात्मा बुद्ध का भी ये मानना रहा कि इस समाज के अंदर इतने दुख तकलीफें हैं, इस समाज के अंदर इतनी दरिद्रता है, और अकेले मोक्ष लेके मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा। और महात्मा बुद्ध ने अपने मोक्ष को त्यागा, और महात्मा बुद्ध का ये मानना रहा कि मैं सतत प्रयास करता रहूँगा, और तब तक प्रयास में मोक्ष प्राप्ति के लिए करता रहूँगा जब तक कि समाज के अंदर जो दुख दरिद्रता से व्यक्तियों को क्या है मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाती। ठीक है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब भी अपनी जो जिंदगी एक बेहतर गुजार सकते थे, इसलिए ऐसी परिस्थिति के लिए एक नया ऐसा हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अर्ह है, मतलब एलिजिबल है, उसके बावजूद वह मोक्ष नहीं लेता, और वे ये मानता है कि मेरे मोक्ष लेने के साथ साथ क्या मेरे समाज के जो तमाम व्यक्ति है वे क्या मोक्ष की उन्हें भी प्राप्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही बोधिसत्व शब्द बना हुआ है। और मेरी नज़र के अंदर क्या है, कोई सच्चा बोधिसत्व हुआ है तो उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। और अब जरा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा क्यों नहीं आया, उस व्यक्ति के अंदर क्या है नफरत क्यों नहीं, उस व्यक्ति ने विद्रोह क्यों नहीं किया। इसी तरह का जो कुछ किस्सा है वो 1848 के अंदर क्या ज्योतिबा फुले के साथ भी होता हुआ। तो ज्योतिबा फुले जी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए थे, और 1847 के अंदर क्या है ज्योतिबा फुले की जो पढ़ाई है वो समाप्त हुई थी, और एक हिंदू मित्र के कहने पे हुए कि हिंदू मित्र जो कि स्वर्ण जाति से संबंध रखता था, उनकी शादी के अंदर 1848 के अंदर जाता है। और ज्योतिबा फुले ये कहते कि जैसे वो शादी के अंदर गए तो जो उनका जो मित्र था जिसकी शादी थी, उनके जो माँ बाप थे, उन्होंने भरी सभा के अंदर जब उन्हें देखा कि शादी के अंदर क्या है एक अछूत व्यक्ति या दलित व्यक्ति शादी के अंदर आ गया है, तो उन्होंने क्या है ज्योतिबा फुले को क्या है बहुत खराब स्थिति के अंदर लताड़ा। और ज्योतिबा फुले ये कहते कि ये मेरा क्या टर्निंग पॉइंट था, और मुझे इस अपमान से ना केवल अपने आप को बाहर निकालना था, बल्कि अपने साथ साथ क्या मुझे अपने पूरे समाज को भी बाहर निकालना था। इसलिए क्या ज्योतिबा फुले ने पहली बार 1848 के अंदर क्या है महिलाओं के लिए स्कूल खोले, अपनी पत्नी को पढ़ाया। ठीक है, और आज के समय के अंदर यदि हमारे देश की जो महिलाएं पढ़ पा रही है, या हालांकि हमारे समाज की जो महिलाएं वे जो शिक्षा की देवी वो सरस्वती को मानती, हालांकि जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को सती प्रथा जैसी प्रथाएं थी, उस समय कोई सरस्वती माता नहीं आई थी। यदि भारत की महिलाओं ने किसी को अपना भगवान मानना है तो उनको ज्योतिबा फुल्ले को मानना है, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुल्ले को अपना भगवान मानना है। क्योंकि यदि महिलाओं की आज स्थिति है, उसके पीछे एक व्यक्ति, यदि महिलाओं को एक मानव होने के नाते उनको अधिकार मिले, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति जिम्मेवार है या उसका नाम है ज्योतिबा फुल्ले। यदि महिलाओं ने कृतघ्न होना है अपने उसके प्रति उन्होंने क्या है ऋणी होना है, उनका नाम है ज्योतिबा फुले। यदि ज्योतिबा फुले ना होते तो कोई भी सरस्वती माता क्या है, कोई भी माता आपको शिक्षा के अंदर डालने
नहीं आते, ठीक है। इसलिए जो भारतीय जो महिलाएं हैं उन्हें क्या ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले के प्रति क्या बहुत सम्मान उनको दिखाना चाहिए, नहीं तो वह आज भी घर के अंदर क्या चूल्हा चौका कर रही होती। अब जो व्यक्ति इतनी खराब परिस्थितियों के होने के बावजूद भी समाज में इतना आगे बढ़ा, और उस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं इस देश के लिए किया, और कुछ एक जो लोग हैं ये बोलते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या दलित समाज का कल्याण किया, वे क्या अपने आप में एक बहुत छोटी बात है। दलित समाज का तो जो कल्याण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया ही किया, उन्होंने इसके साथ का जैसे महार सत्याग्रह किया, या पानी को लेकर उन्होंने खूब हंगामा किया या आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, या मंदिर प्रवेश के लिए उसने सत्याग्रह किया। 1927 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति की देन की, या 1935 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया, ये मेरे वश के अंदर नहीं था, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे वश के अंदर है। और महात्मा गांधी ने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को काफ़ी समझाया कि वह हिंदू धर्म को ना छोड़े, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है 25-26 वर्ष के बाद क्या जब उन्हें ये लगा अपनी मृत्यु से कुल 1.5 महीने पहले, तो क्या 14 अक्टूबर 1956 को क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये तो एक पक्ष था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है दलित समाज के लिए या दलित समाज के लिए उत्थान के लिए किया। अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा जो पक्ष है उनका महिलाओं के उत्थान का है, और मैं ये मानता हूँ मेरी नज़र में जो ये पक्ष है वो क्या बहुत अहम है। जब भारत का जो संविधान बन रहा था तो उन्होंने क्या है बहुत जिद की, और ये जो बात है ये जो प्रयास है खास तौर से 1935 और 1936 के आसपास से ही क्या शुरू हो गए थे कि महिलाओं को भी क्या है बराबरी मिलनी चाहिए, और महिलाओं को भी क्या है बराबरी लाने के लिए या पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है लाना क्या बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या है समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, जो सरकार आज कर रही है। और आज सरकार क्या है जो 2024 का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि महिलाओं के सम्मान के लिए क्या हो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यदि इसके पीछे जो मुख्य हाथ था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जब तक पुरुषों और महिलाओं के लिए जो कानून है वो समान नहीं होंगे तब तक जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ क्या आगे नहीं बढ़ सकती। अंबेडकर जी ये कहा था कि किसी भी समाज के जो प्रगति का जो अंदाजा है इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति कैसी है। यदि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो घर के अंदर बंद है तो वह समाज कैसे प्रगति करेगा। वह नेहरू से भी इस बात के लिए लड़ गया, नेहरू सरकार से भी उन्होंने कानून मंत्री से या न्याय मंत्री से अपने पद से क्या है इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 1946 और 1951 के दौर के अंदर क्या हुए नेहरू सरकार के अंदर भी क्या है न्याय मंत्री रहे। उन्होंने नेहरू से इस बात को लेके खूब झगड़ा किया कि महिलाओं के उत्थान को लेके क्या हुए सिविल कोड लेके आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि 1951-52 के अंदर क्या देश के अंदर आम चुनाव होने वाले हैं, और आम चुनाव के दौरान जनसभाओं के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि लोगों का मत लेके क्या हुआ महिलाओं के उत्थान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। परंतु जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके नहीं आए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने ये भाषण दिया कि नेहरू जी ने अपने वादे को निभाया नहीं है, और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वे कर नहीं रहे। फिर भी 1956 के अंदर क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु से 1.5 साल पहले ही हिंदू कोड बिल को लाया गया, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक हिस्सा था। उसको 4 अलग अलग कानून के रूप में इसको पारित किया गया, जिसका एक हिस्सा था हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्शनिस्ट एक्ट। और आज यदि हिंदू महिलाओं को क्या है वे सारे अधिकार मिले हैं जो कि हिंदू पुरुषों को मिले हैं, तो उसके पीछे यदि कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति है वह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को वह जिस भी धर्म की हो जिस भी समाज की हो, यदि उन महिलाओं के साथ
गैर बराबरी है, तो राज्य का ये अधिकार, राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उस समाज की महिलाओं को क्या पुरुषों के बराबर समानता के स्तर पर लाने के लिए क्या है, उस तरह के कानूनों का निर्माण करे। ठीक है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महिलाओं की मुक्ति के क्या बहुत बड़े प्रेरणा या बहुत बड़े एक नेता रहे। तीसरी बात जो लोग ये कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अपनी प्रार्थना 1942 और 1940 में जब स्वाधीनता संग्राम अपनी चरम सीमा में था, तो उस समय भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वायसराय की काउंसिल के अंदर क्या लेबर मिनिस्टर रहे, श्रम मंत्री रहे। और श्रम मंत्री रहते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, जो श्रम सुधार किए हुए भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयत्न से ही हुए। श्रम सुधार का मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी पर रखे तो उस व्यक्ति को कम से कम तो उतना वेतन देना ही होगा। इसलिए अम्बेडकर केवल दलितों के ही नहीं बल्कि महिलाओं, मजदूरों व नौकरी पेशा करने वालों के प्रति भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो भूमिका है ऐसी रही है जिस भूमिका को हम नकार नहीं सकते या जिस भूमिका को हम भूल नहीं सकते। अंबेडकर साहब से हम क्या सीख सकते हैं? अंबेडकर जी खुद ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जिन व्यक्तियों से सीखा है, हमने ने 3 व्यक्तियों से सीखा है। मैंने बुद्ध से सीखा है, कबीर से सीखा है और ज्योतिबा राव फुल्ले से सीखा है। और ये बात सच है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत कुछ अपनी माता रमाबाई से भी बहुत कुछ उन्हें सीखा है, क्योंकि माँ रमाबाई ही ये कहती थी कि भूलकर भी कभी स्कूल के अंदर झगड़ा नहीं करना। उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माता का देहांत हुआ तो कोई भी पंडित उनके घर के अंदर क्या पूजा करने नहीं आया, क्योंकि वे जिस समाज से संबंध रखते थे उस समाज के अंदर क्या पंडित नहीं जाते थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की माता का जो मृत्यु है वो एक दैहिक बीमारी से हुई थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना रहा कि मेरी माता जी का तो जो देहांत एक दैहिक बीमारी से हुआ है जिसका इलाज संभव है, परंतु समाज जिस बीमारी से ग्रसित है आज के समय के अंदर क्या है, उस बीमारी से बाहर निकालना क्या है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है समाज की वह दैहिक बीमारी से भी क्या बहुत खतरनाक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें एक खूबसूरत संविधान दिया और उस संविधान के अंदर एक जो हिस्सा है वह मौलिक अधिकारों का है। ये जो संविधान का भाग 3 और संविधान के भाग 3 के अंदर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। और अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है, इस बात को लिखा गया कि राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि कानून लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। यदि सरकारों के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उस कानून को क्या है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के अंदर क्या अनुच्छेद 226 के तहत पेटिशन दायर करके उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान की खूबसूरती आप देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस खूबसूरत संविधान को लिखा उस संविधान का पहला ही अनुच्छेद क्या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह मानना रहा कि स्वतंत्रता से जरूरी भी क्या है समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर क्या है जो व्यक्तियों को क्या है अलग अलग तरह की स्वतंत्रता दी गई है। और 1955 के अधिनियम के तहत क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता संबंधी क्या है कानून भी पास करवा दिया था। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ क्या है उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वह क्या कानूनी रूप से क्या है दंडित है। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है अस्पृश्यता की ही समाप्ति कर दी गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हमें क्या सीखना चाहिए? उन्होंने एक बात कही थी कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना इसको पिएगा वह उतना अधिक धारता है और बिना शिक्षित हुए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ तक कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो आपके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे। यदि हम एक जिंदगी में कई सारी जिंदगियों जी के आगे बढ़ना चाहते हैं या उसका एक ही रास्ता है और वो है किताबें,
और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है। आज के समय के अंदर भी जो समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वंचित समाज है या उसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उस समाज के लिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, वह रास्ता है शिक्षा या शिक्षा रहता है। और सोशल मीडिया ने आज के समय के अंदर अच्छा काम ये किया है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर है वे क्या है, भारतवर्ष के क्या है, घर घर तक पहुंच गए, क्योंकि एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन है वो क्या है, सभी व्यक्तियों के पास है। इसलिए आज के समय के अंदर हम ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमें अच्छे अध्यापक नहीं मिल पाए, हमारे क्या है अच्छे अवसर की हमें कमी रही। जिस व्यक्ति के पास जुनून हो, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो वह क्या है, कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संबंध रखते थे, या वह उस समाज के आरक्षण की वजह से आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जज बनते हैं या अन्य तरह का कोई नौकरी पेशा करते हैं, जब वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो आईएएस आईपीएस बनने के बाद क्या है, जो वे व्यक्ति क्या अपने समाज को लेके क्या है, ये कोशिश करते कि जिस समाज के अंदर उनका जन्म हुआ है उस समाज से जो उनका संबंध है वह टूट जाए। इसलिए वह जो व्यक्ति है वह स्वर्ण या स्वर्ण वर्ग से संबंध जोड़ के या शादी ब्याह करके क्या है, अपनी जो पहचान है उसको छुपा लेते हैं या अपनी पहचान पे वह व्यक्ति क्या शर्मिंदा महसूस हो। परंतु आपसे मेरी ये विनम्र प्रार्थना रहती है कि आप जिस भी समाज से आते हैं आप उस समाज के प्रति क्या है, शर्मिंदा ना हो। ठीक है, आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप सिविल सेवक बने, आप जज बने या कोई अन्य कार्य करें, परंतु आपकी जो मुख्य जिम्मेवारी है संविधान के प्रति है, कानून के प्रति, और उसके बीच कोई भी क्या है, आपने अपने कर्तव्यों को क्या है बहुत अच्छी तरह से पालन करना है और आपकी अपनी ड्यूटी के प्रति भी आपकी क्या जिम्मेवारी या जवाबदेही रहती है, और उसमें हमने किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। परंतु ध्यान रखना है कि आरक्षण के पीछे जो मूल तर्क ये दिया जाता है, जो तर्क रहता है, आप ये जरा सोच के देखिए। यदि देश के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलती है तो 1 लाख में से जो दलित वर्ग की या जनसंख्या बहुत अधिक है, 1 लाख व्यक्तियों में से क्या 15,000 व्यक्तियों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। और 15,000 व्यक्तियों को जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति, हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, परंतु आर्थिक स्थिति बेहतर होने से उनका समाज बेहतर नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण का ये लाभ है कि आरक्षण से जब कोई व्यक्ति सिविल सेवक बनता है, जज वो बनता है, तो उस समाज के लोगों को क्या है, ये विश्वास उस समाज के लोगों को होता है कि उस समाज का क्या है, वह व्यक्ति है, और आप लोगों ने क्या है बाकी समाज का वह क्या है, वह भी हिस्सा बनता है। जिस समाज में वह सफल हो रहे हैं उस समाज के बहुत सारे व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की सफलता के लिए अपनी आहुति दी है। इसलिए क्या है, हम जिंदगी भर भी क्या उस समाज के कर्ज को क्या उतार नहीं सकते। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि गैर कानूनी हो, असंवैधानिक हो, संविधान के खिलाफ हो, नियमों का पालन करना। लेकिन जैसा आप कल के लिए आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और आपका कोई जो परिवार का जो सदस्य है वो संकट में है तो आप उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। इसी ठीक उसी तरह यदि आपका जो समाज है संकट में है या पुलिस उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है तो आप फ़ोन करके क्या है, फ़ोन करेंगे तो उसके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से हमें ये सीखना चाहिए कि जिस पृष्ठभूमि से मैं हूँ उस पर हमें शर्माना नहीं है। यदि वह पीछे की स्थिति में है तो क्या हमें उससे लड़ना है, और अपने साथ साथ क्या है, अपने समाज को भी मुख्य धारा में आगे लाने के लिए क्या है, एड़ी चोटी का क्या है, जितना हो सके उतना में काम करना है। पहली बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सीखनी हमने पढ़ाई। दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना। जाति को लेकर कबीरदास ने क्या बहुत गहरी बातें कही है। कबीरदास कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है उसकी योग्यता से होनी चाहिए, उसकी मेहनत से होनी चाहिए। ठीक है,
उसकी जाति से ना होनी चाहिए। एक जगह तो डॉक्टर कबीर दास कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तुलसीदास कहते हैं कि साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु से ज्ञान पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान के अंदर क्या है, तलवार से आप मतलब रखिए। और हम ये कहें कि इस समाज के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा क्या था कि उस समाज का एक व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिला और उसने संविधान सभा के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर अवसर मिले और जुनून हो तो व्यक्ति क्या है, कुछ भी कर सकता है। और जैसे मेरे स्वयं के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत रहे और उनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक मुख्य है। और जब जब मैं इस बात के रूप के अंदर प्रेरित होना चाहता हूँ कि किन व्यक्तियों ने अपने जीवन की आहुति देके अपने जीवन को बलिदान देके क्या है पूरे समाज को या पूरे राष्ट्र की जो जिंदगी है वो बदल दी, तो मुझे अब्राहम लिंकन, रोजा पार्क्स या मेरी गुज या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे क्या कुछ नाम याद आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप अपने जीवन को जियो, परंतु अपने जीवन को इस तरह से जियो कि आपकी मृत्यु के बाद या आपके चले जाने के बाद क्या है लाखों व्यक्तियों के जो जीवन है वो बेहतर हो सके, करोड़ों व्यक्तियों का जीवन क्या है वो बेहतर हो सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या हमेशा से ही ये कहते थे, वो क्या है न्यायिक पूजा के भी क्या है विरोधी थी या बहुत उसके पक्ष में नहीं थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जब समाज के लोग उनके समाज के लोग उनके जन्म दिन को मनाते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब नाराज रहते थे। वे कहते कि यार बेफालतू आप मुझे भगवान बना रहे हो, यदि आप मुझे भगवान बना देंगे तो आप ये समझेंगे कि सारा का सारा काम है भगवान ने करना है और आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। परंतु समाज की भी अपनी सीमाएं हैं। अब कोई इतना महान व्यक्ति है, उस महान व्यक्तियों की क्या है जन्मदिन को क्यों ना मनाएं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन को भी मनाया जाता है, उनकी पुण्यतिथि को भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जिस दिन पहली बार स्कूल के अंदर गए उस दिन को भी मनाया जाता है। अंत में मैं अपनी बात को 1954 की अमेरिका की एक घटना के साथ समाप्त करने वाला हूँ। 1954 की बात है कि अमेरिका के अंदर भी क्या है जिस तरह का जो व्यवहार है वह दलितों के साथ होता था, अमेरिका के अंदर भी क्या है इसी तरह का जो व्यवहार है वह गैर श्वेत लोगों के साथ होता था। और अमेरिका के अंदर क्या है ये स्थिति थी कि 1776 के अंदर अमेरिका तो आज़ाद हो गया था, परंतु अमेरिका के आज़ादी के साथ साथ क्या है वहाँ के जो गैर श्वेत व्यक्ति थे वे दास प्रथा के अंदर थे। हालांकि अब्राहम लिंकन ने क्या अपने जान की बलिदान करके क्या है अमेरिकी समाज के अंदर दास प्रथा को क्या है 1960 के दशक के अंदर क्या उसको संविधान के अंदर 13वें संवैधानिक संशोधन के तहत या 90 साल बाद क्या है अमेरिका के अंदर ये 1966 के अंदर क्या उसको ख़त्म कर दिया था। और 1966 में ये 13वें संविधान संशोधन के तहत अमेरिका के अंदर क्या दास प्रथा खत्म होती। परंतु अभी भी जो दासों को वे सारे अधिकार नहीं मिले थे, जो कि यहाँ तक कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे या आश्वेत की महिलाओं ने क्या वहाँ पे भी आंदोलन शुरू कर दिए कि उन्हें भी बराबरी मिलनी चाहिए। और 1950 की एक महत्वपूर्ण रोचक घटना अमेरिका के आश्वेत आंदोलन 1950 के दशक के अंदर क्या बहुत तीव्र गति से या प्रखर स्थिति के अंदर था। और उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी अपने जीवन के आखिरी दौर के अंदर चल रहे थे और इस आंदोलन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समझा। उसमें दो घटनाएं घटी मुख्य तौर से। एक महिला थी जिनका नाम था रोजा पार्क्स। और आपने यदि अमेरिका का नक्शा देखा होगा तो अमेरिका के नक्शे के अंदर एक राज्य जिस राज्य का नाम है अलबामा, और अलबामा का एक शहर है जिस शहर का नाम है मोंटगोमरी या अमेरिका के अंदर भी जो अस्पृश्यता थी वह कुछ मात्रा के अंदर अमेरिका के अंदर भी थी। अमेरिका के अंदर एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन सरकारी बसों की जो आगे की जो 4 सीटें थी वह श्वेत व्यक्तियों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी और 5वीं सीटों के बाद क्या है
गैर श्वेत व्यक्तियों को भी बैठने की इजाज़त थी, परंतु नियम यह था, यदि 4 सीटें के ऊपर श्वेत व्यक्ति बैठे हैं और बाकी के पीछे की जो बस पे गैर श्वेत व्यक्ति बैठते हैं और रास्ते में कोई श्वेत व्यक्ति बस में चढ़ जाता है, तो गैर श्वेत व्यक्तियों को क्या है, श्वेत व्यक्ति के लिए क्या सीट छोड़नी होती थी। और अमेरिकी समाज के जो व्यक्ति है इस तरह से करते थे, बैठते थे, पांचवी 4 आगे की सीटें छोड़ते थे। यदि उसके बाद फिर से श्वेत व्यक्ति बस के अंदर प्रवेश करता था तो उसको सीट खाली करते थे। मतलब इस नियम के क्या है, अमेरिका के व्यक्ति भी क्या है, अभ्यस्त हो चुके थे। एक व्यक्ति थी रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स भी क्या कई बार बस के अंदर बैठती थी और जब कोई श्वेत व्यक्ति आता था तो क्या हुआ, अपनी सीट से उठती थी, सीट छोड़ती थी। परंतु एक दिन क्या हुआ कि रोजा पार्क्स अपने एक काफ़ी गुस्से के अंदर थी और जब 4 सीट पे तो श्वेत व्यक्ति बैठे ही थे, परंतु जब फिर से श्वेत व्यक्ति बस के अंदर प्रवेश करते तो रोजा पार्क्स ने अपनी सीट छोड़ने से क्या इनकार कर दिया। और जो बस का ड्राइवर है जिनका नाम था विलियम ब्लैक आया और उसने रोजा पार्क्स से ये कहा कि आपको अपनी सीट श्वेत व्यक्ति के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाकी व्यक्ति क्या है, अश्वेत जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी। रोजा पार्क्स ने यह कहा कि मैं तो नहीं उठूंगी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद पुलिस बुलाई गई और रोजा पार्क्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अमेरिकी समाज के अंदर एक गैर श्वेत व्यक्तियों ने एक आंदोलन चलाया और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस आंदोलन के अंदर क्या है, उस समय के जो महान नेता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो एक प्रसिद्ध नेता थे, उनसे भी इस आंदोलन के अंदर वे भी शामिल हो गए। और सभी गैर अश्वेत व्यक्तियों से क्या है, ये अनुरोध किया गया कि सरकारी बसों के अंदर बैठना ही नहीं है। और उसके बाद जो गैर श्वेत व्यक्तियों ने गजब की एकता दिखाई और ये जो कोई भी व्यक्ति क्या है सरकारी बसों के अंदर बैठा ही नहीं है। और ये जो आंदोलन 381 दिन चला और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका के अंदर ये जो नियम था, इस नियम को क्या है, इस कानून को क्या खारिज करना पड़ा, जिससे क्या है अश्वेत व्यक्ति को सीट छोड़नी पड़ती थी। इस नियम को अमेरिका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समाज के अब्राहम लिंकन बने। अमेरिका में जब समानता आई तो अश्वेत बच्चों को भी स्कूल भेजा जाने लगा और अमेरिका के अंदर एक व्यवस्था ये की गई कि श्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले गए और गैर श्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले गए। उसके बाद ये जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाता है अमेरिका के अंदर और वहाँ पे ये दलीलें दी गई कि यदि समानता का मतलब तो ये कि सभी को क्या है एक साथ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। परंतु उस समय सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने भी ये माना कि समानता का ये मतलब है कि आपको भी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, आपको भी अच्छे अध्यापक मिलेंगे। परंतु यदि ये व्यवस्था है श्वेत विद्यार्थियों के लिए अलग स्कूल है और गैर श्वेत व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल है, तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी अश्वेत व्यक्तियों का जो आंदोलन है वह चलता रहा और 1954 में जब ये आंदोलन चल ही रहा था तो उस समय क्या समय बदल रहा था और उस समय अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक फैसला दिया और उस अपने फैसले के अंदर क्या उसने समानता का मतलब ये दिया कि जिस स्कूल के अंदर क्या श्वेत बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल के अंदर क्या है अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे, उसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उसी कैंपस कंपाउंड के अंदर वो इकट्ठे खेलेंगे। इस तरह क्या है अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के लोगों ने क्या उस समय भी बहुत बड़ा हंगामा किया था। यहाँ तक कि जो कुछ एक व्यक्ति थे, कुछ एक व्यक्तियों ने तो अपनी शहर बदल दिए थे। वे ऐसे शहरों के अंदर गए जहाँ या जिन स्कूलों के अंदर क्या केवल और केवल श्वेत व्यक्तियों के ही बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, बहुत सारों ने अपने शहर बदल दिए ताकि उनके साथ क्या है अश्वेत जो बच्चे हैं उनमें साथ ना पढ़ सके।
जब इस कानून को लागू करने की बात आई, समानता के कानून को लागू करने की बात आई, जो सरकारी स्कूल की जो बस थी, जिस सरकारी स्कूल के बस के अंदर क्या है, श्वेत व्यक्ति भी जाने थे, श्वेत बच्चे भी जाने थे या गैर श्वेत बच्चे भी जाने थे। और उस बस को जब वो पहली बार स्कूल गई तो उस बस को क्या है, पुलिस के काफिले ने क्या उसको घेर लिया, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है या बच्चों के साथ किसी भी तरह की क्या है अप्रिय घटना हो सकती है। अब जरा सोच के देखिए 1976 के अंदर क्या है, अमेरिकी समाज को क्या है या अमेरिका के आज़ादी मिली, उसके 1950 के दशक के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर क्या है, महिलाओं को या गैर श्वेत व्यक्तियों को क्या है अधिकार मिले। और उसके 50-60 साल बाद क्या है, बराक ओबामा पहले गैर श्वेत व्यक्ति अमेरिका के क्या है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस तरह क्या जो इतिहास बदलता है और हर एक व्यक्ति को क्या है इतिहास को बदलने के अंदर क्या अपनी अहम भूमिका निभानी है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी क्या है जो अपनी जो भूमिका है वह निभा दी है। अब आप हमारी बारी है। ठान लो हमने इतना पढ़ना है कि यदि अंबेडकर साहब इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इतने आगे हुए बढ़े तो, या उन्होंने इतना सब कुछ करके दिखाया, यदि तो हम आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अपनी जो बात है एक प्रसिद्ध विचारक वो है जिनका नाम था शबद हश्मी। शबद हश्मी ने क्या है मजदूर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही है, या मजदूर समाज के लिए क्या हुए एक उन्होंने गीत लिखा है और गीत से की हुए शिक्षा से ही, और वे कह रहे कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा। शबद हश्मी कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा ग घ को पहचानो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उस लड़ाई में ना तो बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, ना बंदूक चाहिए, पर किताब चाहिए, अक्षर ज्ञान चाहिए। और पढ़ना क्या है, हमें भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, हमें कानूनों के बारे में जानकारी हो, हमें कानून के बारे में पढ़ना है ताकि कोई भी हमारे साथ कोई ज्यादती या गलत व्यवहार ना कर सके। हमने साहित्य को पढ़ना, हमने कैसे साहित्य को पढ़ना है, हमने क्या है समाज के सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है उसके साहित्य को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है, या समाज के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्तियों को पढ़ना है जो कि हमारे जीवन को क्या है बेहतर कर सके। हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, अब बहुत बाकी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना है। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है, महान व्यक्ति क्यों है।